जी, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर में हम ओवरऑल क्या पढ़ेंगे। अब ब्रीफली समझा देता हूँ क्या सारी चीजें हैं, फिर उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले जिस एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? एटम के अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं? कौन कौन से 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसे डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किया, इनके ऊपर चार्ज मास कितना होता है, ठीक है, इसके बारे में है। उसके बाद जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है मॉडल्स ऑफ एटम। तो जो हमारा एटम है उसके लिए वेरियस मॉडल्स क्या प्रपोज किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो क्या डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को प्रपोज किया है अभी तक। उसके अंदर सबसे पहला मॉडल जो है वो थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, कुछ मॉडल्स जो ऐसे हैं आपने पहले ही पढ़े होंगे। इसमें से एक्चुअली इनिशियल 4 मॉडल आपने पहले, 3 मॉडल आपने पढ़े हैं। रदरफोर्ड मॉडल, तो थॉमसन्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ेंगे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, थॉमसन्स और रदरफोर्ड मॉडल को उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपने 9th में पढ़ा था। उससे बस एक आध चीज़ छोटी सी एक्स्ट्रा बताऊंगा रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो अगला मॉडल है जिसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कंपेयर टू व्हाट यू स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड इज बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट द मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट बोर्स मॉडल ओनली। ठीक है, and the last model, the current model of atom that we follow right now is called the quantum mechanical model. Of the thing with quantum mechanical model, this is the correct model of atom that we currently follow. But the thing is, this model is purely theoretical. ठीक है, प्योरली मैथमेटिकल मॉडल है। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीजें इसमें बहुत कम है अभी तक। वी हैवंट प्रूव्ड मच अबाउट इट बट एक्सपेरिमेंटली। बट द थिंग इज why this model is corrected, imagine that it is correct, is because mathematics checks out. Because when something is mathematically correct, इट कैन नॉट बी रॉन्ग। अगर सारी इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस किसी चीज को करेक्ट प्रूव कर रही हैं और हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत है। उसमें बात ये है कि एक्सपेरिमेंट अभी तक हमारे सक्सेसफुल हो नहीं रहा है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज बहुत, मतलब 99.99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि मैथमेटिकली कोई इक्वेशन आ रही है, मैथमेटिक्स उसे प्रूव कर रही है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना हो पाए। अगर अभी नहीं होगा तो 10 साल बाद होगा, वो 10 साल नहीं तो 50 साल बाद होगा। 1963 के अंदर एक साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था, हिग्स बोसॉन। ठीक है, हिग्स बोसॉन बेसिकली इस मॉडल ने ये प्रूव किया था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, एवरी एटम, एवरी इलेक्ट्रॉन, व्हाट, हाउ डू दे गेट देयर मास, किसी भी चीज का जो मास होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो उसे मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने प्रूव किया था और वो चीज फाइनली डिस्कवर हुई 2005 में आकर। 1963 से 2005 में अगर एक्सपेरिमेंटली उस चीज को प्रूव किया गया। एंड द मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल 2005 में हुआ। यस, ठीक है। नहीं, और सक्सेसफुल क्या, तब हम 1963 में हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि हम उस एक्सपेरिमेंट को रन कर सकें। दैट एक्सपेरिमेंट इन 2005 रिक्वायर्ड टू सेट अप अ प्लांट। अब बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर का नाम सुना है तुमने? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या पार्टिकल एक्सेलरेटर, कहीं पे सुना है नाम? नो सर। ओके, एक सर्न लेबोरेटरी करके है एक, ठीक है, तो वो सब खैर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब लिटरली 5 डिफरेंट कंट्रीज की फंडिंग लगी थी इसके अंदर। इट वाज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट डिस्कवर्ड दिस हिग्स बोसॉन एंड इट आल्सो डिस्कवर्ड सेवरल अदर थिंग्स अबाउट आवर यूनिवर्स। ठीक है, अभी खैर इस चैप्टर में आगे चलूंगा तो मैं इन चीज़ों के बारे में तुम्हें बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में कि क्या होते हैं हिग्स बोसॉन और क्या, क्यों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये थियोरेटिकल मॉडल है, क्यों एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं किया जा सका। ठीक है, तो फिलहाल इन्हीं, सर जी बोलो। सर यूटी की डेट शीट आ गई है। अच्छा,
कब है एग्जाम, क्या है, क्या आ रहा है? हाँ अक्षय। सर अभी तो स्कूल में चैप्टर 1 ही चल रहा है। सर 9 जुलाई को केमिस्ट्री का एग्जाम है और चैप्टर 1 ही है सिलेबस में। अच्छा अच्छा, चलो सही है, फिर प्रिपेयर करो आराम से, टाइम है अभी तो। ठीक है। तो मैं ये जो तीनों चारों मॉडल है ना एटम के, इनको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इनकी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे ना फिर रिलेट करना थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है। अब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या था, थॉमसन के टाइम तक ना हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले थे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी तब तक। तो थॉमसन्स मॉडल ये था, इसने कहा था थॉमसन ने कि एटम जो एक लार्ज स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल की तरह है लार्ज, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जैसे एक तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, तो तरबूज का जो रेड पार्ट है पूरा वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके बीज हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो बीज इतने सारे हैं, इतने ज्यादा हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल हो जाता है, और उससे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो बस एक चीज ये प्रूव कर पाया था इस मॉडल से, बेसिकली एक चीज जस्टिफाई, प्रूफ भी नहीं हो रही थी, जस्टिफाई हो रही थी कि हाँ एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब बाकी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किया और साइंटिस्ट ने, तो ये मॉडल कंप्लीटली फेल हो गया, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर एनीथिंग। तो थॉमसन ने क्योंकि क्या कहते हैं और भी डिस्कवरीज की थी, और उसके अंदर उसका ये फर्स्ट मॉडल था, इसके लिए इस मॉडल को पढ़ा जाता है, अदरवाइज दिस मॉडल डिड नॉट डू मच। The second one is Rutherford's model. Rutherford's model is very important because Rutherford discovered the nucleus. He postulated that all the mass and charge of the positive charge of the atom is present in a very small region called as nucleus, and electrons revolve around that nucleus. तो इसने एक चीज बोली कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से रीजन में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। ठीक है, सर्कुलर पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं। अब ये मॉडल क्यों फेल हुआ? ये मॉडल इसलिए फेल हुआ क्योंकि एक मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, जिसने इक्वेशन दी थी कि जो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वो किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है या वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो, चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम। अब यस सर, इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ में हमेशा चेंज हाँ, होती है एक्सेलरेशन। सर्कुलर पाथ के अंदर क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो इसके लिए यस सर। की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। तो एनीथिंग दैट इज इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज अंडर एक्सेलरेशन, राइट, है ना? ये चीज आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी, कोई भी चीज जो यस सर्कुलर सर। पाथ में घूम रही है वो उसमें हमेशा एक्सेलरेशन हो रहा है। अब मैक्सवेल की थ्योरी ये थी, ठीक है, जो कि एक प्रूवन थ्योरी थी, कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी लूज करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो ये घूम कैसे पाएगा सेम पाथ में? तो ये अपनी एनर्जी लूज करने करते करते क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और इवेंचुअली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम ये चीज पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, एंड इट वाज प्रूवन कि एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, क्रिएट भी नहीं हो सकता। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ। हालांकि रदरफोर्ड का मॉडल गलत नहीं था, बोर ने भी सर वही, रदरफोर्ड के में बस हमें न्यूक्लियस का प्रोवाइड किया और कुछ फायदा हाँ, नहीं तो किया। रदरफोर्ड बेसिकली डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। नहीं, रदरफोर्ड ने जो हमें ये भी बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल इसके सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो वो भी गलत थोड़ी बताया उसने। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर यस पाथ सर। के अंदर, लेकिन वो उस चीज को प्रूव नहीं कर पाया कि कैसे, जस्टिफाई नहीं कर पाया, प्रूव क्या, जस्टिफाई नहीं कर पाया कि अगर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते। तो कोलैप्स नहीं होते, उसी चीज को प्रूव किया बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ्स में, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन सेम सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट या शेल भी बोला जाता है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एंड सो ऑन।
तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, थर्ड में 18 घूम रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। और इसने क्या प्रूव किया कि अब वही बात तो यहाँ पे भी है कि अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो भाई न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ओरिजिनल पाथ में घूमता है ना, तो वो ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसने ये चीज प्रूव करी कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना एटम में, वो क्वांटाइज्ड होते हैं। यानी कि अगर मान लो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ये मैं डिटेल में आगे भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार और बता, अभी भी पहले से भी बता रहा हूँ। इसका कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन जब एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है मान लो, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले पाथ से उसे नीचे आना है, तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लूज करके नहीं आएगा। यानी कि वो ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और इवेंचुअली फर्स्ट पाथ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को अगर सेकंड पाथ से फर्स्ट में आना है तो उसे डायरेक्टली जंप करना पड़ेगा, ठीक है। द एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड। इनफैक्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है तो उसे भी डायरेक्टली ही जंप करके जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ्स होते हैं ना, वो क्वांटाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी एनालॉजी देता हूँ, बहुत सिंपल सी। देखो स्टेयर्स है मान लो, सबने देखी है सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेयर केस है एक मान लो, और आप स्टेयर केस के ऊपर चढ़ रहे हो। मैं नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा हूँ। लेट्स पुट समवन, ये एक आदमी है जो यहाँ से स्टेयरकेस से नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। ही वांट्स टू गो अप। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू गो अप बाय जंपिंग, ठीक है। दोनों पैर एक साथ उठा के जंप करना है इसे। तो क्या इसे नीचे से फर्स्ट स्टेयर पे जाने के लिए एक ही बार में एनर्जी लगा के ऊपर जाना पड़ेगा ना? ऐसा तो नहीं कर सकता ना थोड़ी एनर्जी लगा के पहले यहाँ आ जाए, फिर थोड़ी एनर्जी लगा के यहाँ आ जाए, फिर थोड़ी एनर्जी यहाँ लगा के आ जाए, फिर यहाँ आ जाए। सिमिलरली फर्स्ट स्टेयर से सेकंड पे जाना है तो एक ही बार में उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड स्टेयर पे पहुंच जाए। इट कैन नॉट गो लाइक दिस कि थोड़ी सी एनर्जी, फिर थोड़ी सी एनर्जी, फिर थोड़ी सी एनर्जी एंड फिर यहाँ पे आ गया। ऐसे नहीं कर सकते ना आप। तो एक ही बार में क्योंकि जंप करना पड़ेगा स्टेयर पे, तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हायर, लोअर से हायर शेल में जंप करना है, या उल्टा भी यही होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई है इस जगह पे स्टेयर पे, उसे नीचे आना है, तो नीचे भी तो अगर वो कूदेगा तो डायरेक्टली यहीं आके रुकेगा ना सीधा। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर इवेंचुअली यहाँ रुकेगा। बीच में वो रुक ही नहीं सकता डायरेक्टली। एक वंस द पर्सन जम्प्ड, he will stop at the lower stair only. Similar is with the electron. Once the electron jumped, तो वो सीधा इस पे आके रुकेगा। ऐसे नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन कि वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपना पाथ छोटा करता रहे और इवेंचुअली करके इसके अंदर आ जाए फर्स्ट शेल। आई बात समझ में? तो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो Yes, sir. क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, and in those orbits, when this electron are in those orbits, they do not lose or gain energy. तो इस वजह से बोर का मॉडल सक्सेसफुल हुआ था। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स बोले थे उसने। क्वांटाइज्ड यानी फिक्स्ड सर ये एनर्जी। प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है। यस बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूवन है, ठीक है। ये कैसे प्रूवन है वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके इसके अंदर। कैसे हमें पता चला ये क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स, हमें कैसे पता लगा कि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये वाली चीज। तो वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब मैं आपको ब्रीफली एक बार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम बताने की भी कोशिश करता हूँ। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ना थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा यूनिक सा मॉडल है बेसिकली। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर कहता है कि जैसे बोर ने जो बोला था ना कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड पाथ। इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा कि भाई फिक्स्ड पाथ नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि फिक्स्ड पाथ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट एक जनरल लोकेशन बताई जा सकती है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक बोलता हूँ, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एक रोड है, ठीक है, ये रोड है। अ, इस रोड पे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। इस रोड पे एक गाड़ी चल रही है। एक तो हो गया ये पाथ जिसको ये गाड़ी फॉलो कर सकती है, ठीक है। अगर गाड़ी इसी पाथ पे चले
बिल्कुल, तो हम कहेंगे गाड़ी, द कार इज मूविंग ऑन अ, कार और बाइसिकल और बाइक और व्हाटएवर इज मूविंग इन अ फिक्स्ड पाथ। बट क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है गाड़ी रोड पे जब चलती है? तो नो सर, नहीं ना, थोड़ी बहुत है चेंज ना, हो ही जाती क्योंकि है। ऑब्वियसली पॉट होल्स हो सकते हैं छोटे मोटे, या कोई और ट्रैफिक हो सकता है रास्ते में चलता हुआ, दूसरी गाड़ियां हो सकती हैं। सो इट मूव्स इन अ जनरल एरिया, दिस कार इज मूविंग इन दिस जनरल एरिया, ठीक है, दिस रीजन। अब क्या मैं कह सकता हूँ गाड़ी यहाँ चल रही होगी, यहाँ चल रही होगी गाड़ी, इस जगह पे चल रही होगी गाड़ी क्या? बताओ। नो सर। नहीं। ठीक है, क्या इम्पॉसिबल है यहाँ गाड़ी चल रही हो? इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, अनलेस दिस इज लाइक यहाँ पे कोई वॉल ही है, मान लो वॉल नहीं है, यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, प्लेन ग्राउंड ही है यहाँ पे भी, तो गाड़ी चल तो सकती है ना इधर और इधर भी, बट चांस क्या है यहाँ यस चलाने सर। का? कोई क्यों चलाएगा यहाँ पे जब रोड नहीं है यहाँ पे? तो ऑब्वियसली नोबडी वुड ड्राइव। बट क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज अ वेरी स्लाइट चांस, लेट्स से 0.0001% चांस कि अ कार कैन आल्सो बी ड्रिवन हियर और हियर, 0.001% chance. But what is the 99.99% probability that the car will be driven somewhere in this region, the one that I have highlighted with yellow? आई बात समझ में? ठीक है, तो instead of यस सर। following a straight path, the car the car drives in a particular region, ठीक है, instead of a path it uses a region, ठीक है। Now in case of atom the same thing happens, instead of following a circular path the electron revolves in a sphere। तो एक तो हो गया सर्कुलर, सर्कल और स्फीयर का मतलब में डिफरेंस समझते हो ना, सर्कल, सर्कल एक 2D फिगर है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पाथ हो गया, और एक हो गया स्फीयर, स्फीयर एक बॉल है, बेसिकली 3D फिगर है ना। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक स्फीयर में घूम रहा है, ऐसे भी हो सकता 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 है। समझ में आ रही है बात क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं ये? यस सर। ठीक है, so these are the different paths that an electron can follow, you getting it? एरियल का सिंबल देखा, एरियल जो डिटर्जेंट आता है आपका, यही बना होता है उसके ऊपर, यस सर, सेम यही है होता। ना। शक्तिमान सुना है बचपन में? मतलब तुमने तो शायद, तुम शायद हो गई बहुत ज्यादा ही छोटे हो गए जब वो आता था, नाम सुना है लेकिन शक्तिमान नहीं का? सर, अभी लॉकडाउन में आया था ना, रामायण के हाँ साथ। हाँ, तो उसके चेस्ट के ऊपर ये सिंबल बना होता था ना, यस सर। है ना। तो ये सिंबल किस चीज का है? ये एटम का सिंबल है, ठीक है। तो हम एटम का सिंबल 9th क्लास तक ये समझते थे, जो रदरफोर्ड वाला सिंबल था, है ना, हम ये समझते थे कि ये है एटम का सिंबल, लेकिन एक्चुअल में एटम का सिंबल ये होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व इन ऑर्बिट, इट रिवॉल्व इन अ रीजन। अच्छा, मैंने जैसे रोड के केस में यूज किया, मैंने कहा पाथ नहीं है, क्या है? रीजन है, पाथ नहीं है, रीजन है। तो इसीलिए एटम के केस में हम कहते हैं कि ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिट हो गया एक रीजन, सॉरी ऑर्बिट हो गया एक पाथ, ये नहीं होता, ये फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल हो गया एक रीजन, ठीक है। और रीजन में भी हम ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन इसी रीजन के अंदर होगा, हम कह रहे हैं कि 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। जैसे मैंने रोड वाला एग्जांपल जो लिया है ना, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए, कि रोड पे ही गाड़ी चलेगी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 100% रोड पे ही चलेगी, साइड में भी चल सकती है, चलाएगा नहीं ऑब्वियसली कोई, लेकिन चल सकती है। तो सेम इज विद एटम, कि न्यूक्लियस के अराउंड हमने एक रीजन डिटरमाइन कर दिया, और हम ये नहीं कह रहे कि उस रीजन के अंदर भी 100% इलेक्ट्रॉन उसी रीजन में होगा, बट वी कैन ओनली से that there is the highest probability that an electron will be found in that particular region. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली सर्टेनिटी कि हम, और बोर कहता था सर्टेनिटी विद श्योरिटी, ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहा है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा कि पहले तो हटा दो सर्टेनिटी, पहले तो श्योरिटी नहीं है, पहले तो वर्ड श्योरिटी हटा के ले आ दो प्रोबेबिलिटी है। हम ये कह रहे हैं कि श्योरिटी नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो श्योरिटी को हटा के बोर मॉडल में जो श्योरिटी कही थी कि बिल्कुल श्योर है कि एटम इसमें घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर पाथ में घूम रहा है, पहले तो इसने कहा कि श्योरिटी नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और पाथ नहीं है, क्या है? रीजन है, ठीक है, एक सर्टेन रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो बोर मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर पाथ में घूम रहा है। इसने बोला
कि इलेक्ट्रॉन एक पाथ में नहीं, एक रीजन है और उसमें भी है नहीं इलेक्ट्रॉन 100%, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिट जो बोर ने कहा था ऑर्बिट होते हैं, इसने ऑर्बिट वर्ड को हटा के ऑर्बिटल वर्ड ला दिया यहाँ पर। आ गई बात समझ में? सर जैसे कि सर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, तो सर अगर हाँ समझ लो मतलब सर कैल्शियम के पास हमें पता है 20 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब उसके पास 4 ऑर्बिट्स ही होंगी। सॉरी, हाँ 4 ऑर्बिट्स, हाँ हाँ हाँ। या ज्यादा भी हो सकती है। नहीं, और देखो ऑर्बिट बेसिकली क्या है, ऑर्बिट एक रीजन है, ऑर्बिट कोई रोड तो है नहीं बना हुआ। जैसे मैं कहूँ कि भाई तुम्हारे घर के पास कितने रोड बने हुए हैं, ऑर्बिट कोई बनी हुई चीज थोड़ी है, उसके अराउंड खाली स्पेस है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा वही ऑर्बिट बन जाएगा। अब जैसे तुम कह रहे हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के यस पास सर, कितने शेल्स होने चाहिए, कितने शेल्स होने चाहिए? एक शेल। 1। लेकिन क्या हाइड्रोजन यस के पास सर। एक ही शेल होगा? सर नो। अब ये सोच के बताओ तुम, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे दूं तो ये सेकंड शेल में नहीं घूम सकता जाके? सेकंड शेल कोई ऐसा थोड़ी है कि यस हाइड्रोजन के, सर। तुम कहोगे हाइड्रोजन के पास तो सेकंड शेल है ही नहीं। अब भाई कोई बना हुआ रोड थोड़ी है जो नहीं है, यहाँ तो इसके अराउंड, इसके आसपास जितना भी स्पेस है वो एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, ये सारा एम्प्टी स्पेस है इसके अराउंड। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे दूंगा तो ये जंप करके इससे हायर लेवल में नहीं घूम सकता, और एनर्जी दे दूंगा तो इससे हायर लेवल में घूम सकता है, और यस एनर्जी दे सर। दूंगा तो इससे भी हायर लेवल में घूम सकता है। तो एक एटम के अंदर कितने शेल्स होते हैं या कितने ऑर्बिट्स होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, जितनी एनर्जी देते जाओगे इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता जाएगा। लेकिन हाँ ये चीज होगी कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन लेवल से ज्यादा दूर जाएगा जब, तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो हम फिर कहेंगे कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम से रिलीज हो चुका है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हर एटम पे कि कितने दूर पे जाके उसकी एनर्जी खत्म होगी। अब हाइड्रोजन के केस में हो सकता है वो थर्ड शेल में जाके खत्म हो सकता है फोर्थ में जाके खत्म हो। किसी और एटम का न्यूक्लियस अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा दूर तक रहेगी, यानी उसके शेल्स थोड़े से और ज्यादा दूर तक रहेंगे। ठीक है, तो वैसे टेक्निकली नंबर ऑफ शेल्स इनफाइनाइट है, लेकिन क्या इनफाइनाइट शेल तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है? नहीं जा सकता। ऑब्वियसली एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वो है अट्रैक्शन है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एन एटम एनी मोर। गॉट इट? हाँ जी, समझ में आ गया अक्षर? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये बेसिकली इस चैप्टर की समरी थी। अब एक एक करके मैं इसको पढ़ाऊंगा। अब इसमें जो शुरुआत की कहानी है ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये मैं तुम्हें थोड़ा नोट से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारी थ्योरी है, मैं इसमें बहुत लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सेम थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड सर मॉडल। एक बार रदरफोर्ड मॉडल एक बार दोबारा एक बार हाँ बताओ। वो कोई बात नहीं, दोबारा मैं बताऊंगा, ये भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, ये तो बस जनरल इंट्रोडक्शन था, मैं पूरा का पूरा मॉडल दोबारा से पढ़ाऊंगा। तो शुरू की जो कहानी है ना, ये सब, और ये दो थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल, ये मैं नोट्स से पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल से हम थोड़ा सा नोट से पढ़ेंगे, फिर प्रॉपरली लिख कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे शेयर कर ओके रहा सर। हूँ वो वाला नोट्स एक बार, इसको थियोरी को डिस्कस करने के लिए। अच्छा क्लास ना रिजॉइन कर लो, 1 मिनट में एंड होने वाली है वैसे।